हेलो। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। स्वागत है आपका अन्नदाता समाचार पे। हेलो। हेलो। यस मैम। तो मैं बात कर रहा था अन्नदाता समाचार नोएडा से, और आज हम आपके इंटरव्यू शेड्यूल किए थे, तो एक्चुअली सम नेटवर्क इशू ड्यू टू आपकी वॉइस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या फोन पे ही कंटिन्यू कर लूं मैम, और टेलीफोनिक आपके ऑडियो क्लिप्स हो जाएंगे हमारे पास। हाँ ठीक है। ओके मैम। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम कि आप केवीके बार पटना में पोस्टेड हैं, राइट मैम? बिल्कुल। जी मैम। तो मैम कितना टाइम हुआ आपको वहाँ पे पोस्टिंग केवीके बार पटना में? मुझे 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। तो कैसा अनुभव रहा है मैम 10 महीने का आपका बार? चूंकि पटना का कृषि विज्ञान केंद्र, राजधानी का कृषि विज्ञान केंद्र, बार दलहनी क्षेत्र, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा मैम। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा ताकि मैं अपने श्रोताओं को, अपने व्यूवर्स को मैं बता सकूं कि एक साइंटिफिक नेचर जो है, एक साइंटिफिक थीम जो है, एक साइंटिफिक जो सोच है और क्या रिजल्ट ओरिएंटेशन है, वो आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। यस मैम। चूंकि पटना बाढ़ में मैं 10 महीने पहले आई हूँ। जी मैम। और यहाँ का पटना का जो है वो 5 तरह की यहाँ की जमीन है, और 5 तरह के जो एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन है जी मैम। वो है, जैसे कुछ सिंचित क्षेत्र है, कुछ असिंचित है, कुछ जल्ला है, कुछ टाल है, कुछ दियारा है। तो जो टाल क्षेत्र हमारा है, जैसे जो मोकामा, पंडारक और बाढ़ का भी थोड़ा एरिया है, तो उस टाल क्षेत्र में दलहनी को, जो जैसे खरीफ वाली फसल ज्यादा नहीं हो पाती है टाल क्षेत्र में, चूंकि गंगा का पानी भर जाता है, और उस समय तो वहाँ दलहनी जो रबी फसल होती है, जो जैसे चना है, मसूर है, मटर है, और जो तिलहनी है, जैसे जो राई है या सरसों है, तो इस तरह की फसलें यहाँ बहुत ज्यादा बोई जाती हैं। और पटना का बाकी जो क्षेत्र है, जैसे इधर पालीगंज है, विक्रम है, बिहटा है, तो इधर हमारा जो धान का, जैसे अभी खरीफ में बिल्कुल हमारा विक्रम, बिहटा, नौबतपुर, पालीगंज, ये जो क्षेत्र है, इधर धान की फसल बहुत अच्छी होती है। जबकि जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, इधर मक्के की फसल भी होती है। बहुत अच्छी बात है। तो मैम मैं जान सकता हूँ कि एक बात आती है, चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, और हमारी गवर्नमेंट जो है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके किसानों को कमर्शलाइज करने की कोशिश, किसान कमर्शियल करें, अपने इकोनॉमिक्स को, अपने इनकम को डबल करें। तो इससे कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रॉपर्टीज में भी आप वर्किंग है मैम, या आपके केवीके के द्वारा से टीम वर्किंग है मैम? हाँ, जो हॉर्टिकल्चर वाला क्षेत्र है, जैसे आम की फसल यहाँ बहुत अच्छी है। जी मैम। तो जो हॉर्टिकल्चर में आम है, अमरूद है, केला है, पपीता है, इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये फार्मर्स की इनकम को डबल करने में मददगार साबित होगा। और जैसे अभी पटना जिले में जो हाथीदह वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अभी जो कुछ कृषक हैं, वो स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू किए हैं। स्ट्रॉबेरी की बिल्कुल। तो जो इसका है कि उद्यानिकी फसलों का भी बहुत स्कोप है यहाँ पर, और उससे अपने फार्मर्स अपने इनकम को डबल कर सकते हैं। जैसे मैं उद्यानी फसल की बात की जाए, तो पटना जिला काफी मशहूर रहा है हॉर्टिकल्चर प्रॉपर्टी में मालदा आम के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो जहाँ तक हम लोग इस चीज को कैसा, अभी पिछले 2 सालों के हम लोगों ने स्टेटस जो सर्वे निकाले या जो चीजें निकल के आई, तो हमारे सामने वो विलुप्त होता वैरायटी दिख रहा है। इस पे क्या कहेंगे मैम? उसको अभी बढ़ावा देने की जरूरत है, खासकर जो दीघा का मालदा, दुधिया मालदा जो यहाँ का है, वो बहुत फेमस है। तो उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे हम किसी चीज को जो विलुप्त होने लगता है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, और उससे ज्यादा से ज्यादा बगीचे लगाने की जरूरत है, तभी वो बढ़ सकेगा। जी मैम। तो इसके लिए किसानों को कैसे प्रोत्साहित करें? किसानों के लिए कोई ऐसी प्लान चल रही हो गवर्नमेंट की तरफ से, या आप लोग पर्सनली लेवल पे फार्मर्स को मोटिवेट करें? क्योंकि जहां तक मैं बात करूं, दीघा मालदे का जो एरिया रहा, वो आज के डेट में विलुप्त है, शहरीकरण में वो खत्म हो चुका है। तो जो एक एरिया रहा था, और अभी पिछले 10 सालों में, तो चाहे वो दानापुर का आपका इलाका हो, चाहे आपका बिहटा का इलाका हो, उसका मतलब विस्तृतीकरण नहीं हुआ, विस्तार नहीं किया जा सका।
तो एक सब्जेक्ट ऑफ चैलेंज भी कह सकते हैं किसानों के लिए, और वहाँ पे तो इनको किसानों को ये जागरूक करने की जरूरत है कि आप जो विलुप्त हो रहा है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और जो बागवानी मिशन होता है उससे हम पौधे को लगवाने की, उसको सब्सिडी देकर पौधे लगवाने की ओर ज्यादा ध्यान देंगे तो किसान उस ओर बढ़ेंगे। जब तक कि उनको फायदा नहीं दिखेगा किसान को, और किसान चूंकि शहरीकरण के कारण छोड़ देते हैं, कुछ कीड़े बीमारियों के कारण छोड़ देते हैं, तो उनको प्रॉपर प्रशिक्षण की भी जरूरत है और ये जागरूक करने की जरूरत है कि जो सामान्य फसलें हैं उसके अलावा उद्यानिकी फसलों में ज्यादा फायदा है, और उसके जो उद्यानिकी फसलें हैं जैसे आम ही लीजिए, तो आम को अगर हम लेते हैं तो उसको मूल्य संवर्धन की भी जरूरत है कि जब फसलें ज्यादा हो जाती हैं तो ये मौसम में बर्बाद हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो उसके मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी चाहिए कि इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है वो भी सहायता देती है कि मतलब जो युवा हैं और जो इस क्षेत्र में डेवलप करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनको बढ़ावा देती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि अपनी चीज को खुद संरक्षित रखें और इसको दूसरे मौसम में ये काम आए, और उससे हमारे जो किसान है उसकी आमदनी बढ़ेगी, और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो इस क्षेत्र की आमदनी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जब सारे किसान की आमदनी बढ़ेगी तो हमारे जिले की भी आमदनी बढ़ेगी, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ेगा। जी मैम, तो मैम एक विषय हमारे पास बार बार आता रहता है, बार बार हम लोग देखते रहे हैं, क्योंकि राजधानी होने के कारण वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में वेजिटेबल का भी बहुत बड़ा डिमांड रहता है। और जहाँ तक पटना जनपद, पटना जिला की बात करें तो नक्ता 11 इलाका आपका हो गया, पूरा का पूरा वेजिटेबल प्रोडक्शन जोन है। और गंगा का पूरा किनारा, मैं बात करूं बीटा से लेकर के आपको मोकामा तक या हकीकत तक की ये एक तरीके की सब्जियों को खेती के लिए है। पर ऐसा अभी हमने लास्ट में जब विजिट किया था, जब हमने लास्ट रिपोर्ट अपनी बनाई थी, तो हमें देखने को मिला कि नवयुवक सब्जी की खेती से पिछड़ रहे हैं, हट रहे हैं। इसके ऊपर में कुछ प्लान्स या कुछ सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं मैम वहाँ पे? हाँ, ये किसानों को जैसे जो नई सब्जियां हैं आजकल वो संरक्षित खेती को हम लोग ज्यादा जोर देने पर दे रहे हैं कि जैसे शिमला मिर्च है, और उसके अंदर टमाटर की खेती हो सकती है, बैगन की भी खेती होती है। तो ये जो कहते हैं कि पॉली हाउस में इन खेती को, और खीरा की खेती हो सकती है जो गेरकिन कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। फ्लावर पर भी जोड़ दिया जा सकता है संरक्षित खेती की ओर। और जो हमारे दियारा क्षेत्र वाले हैं जो गोभी की और अभी खीरा, ककड़ी, तरबूज इन सब की खेती करते थे, तो अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड हो गया तो उनको उसकी कीमत बहुत कम मिली, तो किसान हताश हो जाते हैं। तो उनको हमको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, उनको प्रेरित करना है कि आप हताश न हो। ये टाइम भी के लिए था, और इसमें भी थोड़ी सी सूझबूझ से जिन्होंने ध्यान दी, जैसे अभी हमने भ्रमण किया था, एक गांव है नौबतपुर ब्लॉक का ही, तो उस किसान ने क्या किया, पॉली हाउस में उसने झिंगी की खेती कर ली, शिमला मिर्च के साथ झिंगी की खेती कर ली, और उसको चूंकि वो लता होती है, बेल होती है, तो उसको चढ़ा दिया, और शिमला मिर्च के साथ साथ उसकी भी आमदनी हो गई, वो भी वो लॉकडाउन में उसका बिक गया। तो इस तरह से थोड़ी सी जो नई जो सोच है इस पर हम अगर ध्यान देंगे तो कभी घाटा नहीं खाएंगे। ऐसे प्राकृतिक आपदा तो चलती रहती है, वो तो एक पार्ट ही मान के चलना पड़ेगा, लेकिन उस स्थिति में भी हमें सोच कि अगर मान लीजिए टमाटर मेरा नहीं होता है तो मिर्च हो जाए, मेरा खीरा हो जाए, लौकी हो जाए, बेल वाली फसलें हो जाए, तो दूसरी हम उसका अल्टरनेटिव भी सोच करके चलना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन पीरियड में अभी फ्लावर वाले को भी बहुत परेशानी हो गई, जिन्होंने पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की थी, और जो पीक पीरियड था उनका वो लॉकडाउन में गुजर गया, शादियां नहीं हुई, मंदिरों में फूल नहीं गए, तो बहुत दिक्कत हो गई। तो अब ऐसी आपदा को तो ये तो एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन के समय भी जिन्होंने थोड़ी बहुत सूझबूझ अपनाई, उनका थोड़ा सा जो रुपाई का टाइम है उसको आगे पीछे कर दिया,
तो उन्होंने उसकी आमदनी ले ली। जी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि खेती जो है वो हमेशा, जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे खेती में भी हर दिन की, हर मिनट की, हर घंटे की कीमत होती है कि कब हम सोचेंगे। अभी जैसे चने की बात, इस बार बारिश हो गई और जिन्होंने जो कहते हैं कि टाइमली लगाइए, तो टाइमली लगाइए अगर चना तो फसल अच्छी होगी। लेकिन इस बार क्या हो गया कि टाइमली जिन्होंने लगाया, जो फ्लावरिंग स्टेज था, तो बारिश हो गई, तो उनकी फसल थोड़ी मारी गई, कम उपज हुई, और जिन्होंने थोड़ा लेट कर दिया था उन्हें अच्छी उपज मिल गई। ये बात तो चलती रहती है प्रकृति के साथ। जी मैम, प्रकृति के साथ संतुलन मिला के खेती करना ये तो काफी जरूरी है। लेकिन मैम एक बात तो हमारे जहन में आती है, काफी किसान भाइयों के जहन में आती है कि बार बार किसान खेती करते हैं और किसान कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं खुद से कि वो एक अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, समाज में, सोसाइटी में हमें वो मान सम्मान वो नहीं मिल पा रहा। तो एक मुद्दा ये आ जाता है कि कोई किसान अगर कहीं बैठता है, कोई किसान किसी से मिलता है, वो कहता है कि मैं किसान हूँ, तो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती किसान को। तो इसको कैसे हम मॉडर्नाइज करें कि हर एक किसान भी अपने आप को कहीं अगर परिचय कराए तो उसे महसूस हो कि नहीं, वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है, लोगों को अन्न खिलाने का काम कर रहा है। इन सब्जेक्ट के ऊपर में क्या आपकी राय है? देखिए, किसान ही अन्नदाता है और किसान अगर ना हो तो सब लोग भूखा ही रह जाए। जो कहते हैं ना कि अगर किसान हाथ पैर गंदा ना करे तो किसी को मुंह गंदा करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा कहा जाता है ना। तो हम लोग जैसे किसानों को सम्मान देने के लिए जी। अब आजकल जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ही है, वो तरह तरह का अवार्ड किसानों के लिए घोषित कर रहा है। जैसे है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, पंडित दीनदयाल किसान पुरस्कार, और इस तरह से जो नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार। तो हम लोग हर इसके प्लेटफॉर्म पे किसानों को पुरस्कृत करने के लिए, जैसे आत्मा द्वारा है, तो जिले के कौन से जो अच्छे किसान हैं, जो बेस्ट फार्मर होते हैं, और अलग अलग फसलों में जैसे कि आलू के लिए अलग एग्जीबिशन लगाते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं हम, लोगों से उनको अलग साबित करना। और एक को देख करके जो कहते हैं कि अगर एक किसान पुरस्कृत हुआ तो दूसरा किसान भी चाहता है कि अगले वर्ष का पुरस्कार हमको मिले। तो ये भी सरकार की सोच बहुत अच्छी है और हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के लेवल पर भी प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन में तो थोड़ा सा किसानों का आना जाना रोक दिया गया है, हर चीज जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू कर रहे हैं उसी तरह हम लोग भी किसानों को उसी तरह से प्रशिक्षण देते हैं। अब देखिए कल ही है, तो हम लोग किसानों का प्रशिक्षण इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित कर रहे हैं कि कल जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा टमाटर का विविध उपयोग कैसे करें और ज्यादा हो रहा है तो उसको परिरक्षित कैसे करें, संरक्षित कैसे करें, उससे अधिक आमदनी कैसे लें, उस पर कल ही हम लोग एक प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है तो हमारा 24 तारीख को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से कि आम को कैसे संरक्षित किया जाए, उसके मूल्य वर्धित उत्पाद कैसे बनाया जाए, उस तरह का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और जब भी हम लोग प्रशिक्षण, जो कौशल विकास का प्रशिक्षण जो 1 महीने का या 1.5 महीने का आयोजित करते हैं, उसके लास्ट में उनका एग्जाम तो होता ही है, साथ ही जो बहुत अच्छा करते हैं, जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं ताकि वो मतलब उनको प्रेरणा मिले कि ये काम भी बहुत अच्छा है। और आजकल तो जो मीटिंग होती है, जैसे हमारे एक्सटेंशन काउंसिल की मीटिंग होती है, उस काउंसिल में या हमारे जो शोध परिषद की भी जो बैठक होती है, उसमें भी हम जो इस तरह के इनोवेटिव फार्मर होते हैं उनको ले जाते हैं, उनको साथ में जहाँ वीसी डायरेक्टर सब बैठते हैं वैसे मंचासीन कराते हैं ताकि और किसानों को भी देख करके लगे कि हम भी अगर अच्छा करेंगे तो हमें भी वो समाज में ये सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है मैम, बहुत अच्छी पहल है कृषि विज्ञान केंद्र बार पटना की, क्योंकि हम किसानों को सम्मान दिलाने की कोशिश, किसानों पे एक बड़े मंच, एक IAS IPS रैंक के पोजीशन पे हम उनको सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सराहनीय पहल है।
मैम लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल हमारे जहन में बार बार आता है, वो सवाल हमारे जहन में ये आता है कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से हो या आलू अनुसंधान केंद्र फुलवारी शरीफ से हो, या हम बात करें बहुत सारे कॉलेजेस से हो डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटीज से आ रही हैं, चाहे वो समस्तीपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम हो, तो इसकी पहुंच एक आम फार्मर तक कैसे हो पाए, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कुछ अलग से प्लान आउट करके चल रहे हैं या कोई ऐसा कनेक्टिंग नेटवर्क है जो कि आपके मैसेज जीरो लेवल तक, जो एक नीडी किसान, एक जरूरतमंद किसान है, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने ये योजना शुरू की है कि जैसे हर ब्लॉक में किसान सलाहकार होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो उनके माध्यम से उस गांव के अभी चूंकि वीडियो इसका कॉन्फ्रेंसिंग का या उस तरह का चल रहा है कि सब किसान हमारे केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, तो उनका हम लोग नंबर इकट्ठा कर रहे हैं कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उनको हम इस तरह से अपने केंद्र से जोड़ रहे हैं। और जो भी तकनीक होती है, एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा 23 ब्लॉक है, वो 23 ब्लॉक के चूंकि हर गांव में हम लोग भी नहीं जा सकते हैं, सीमित 6-7 ही साइंटिस्ट होते हैं केंद्र में, और चूंकि पटना जिला बहुत बड़ा है तो हर क्षेत्र में जाना संभव नहीं हो पाता है, तो हम लोग जितने भी सलाहकार और कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से अभी उनका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और उसी में हम लोग शुरुआत हैं ये प्रशिक्षण देने के माध्यम से। अभी ये हमारी पहल बहुत अच्छी पहल, यानी कि अब हम किसान को भी डिजिटलाइजेशन में लेकर के इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपने किसान से संबंधित कार्यक्रमों को, कभी के बाढ़ किसान से संबंधित कार्यक्रमों को डिजिटल रूप में प्रेजेंट करने जा रहा है, यानी कि अपनी पहुंच एक समय में हजारों लाखों किसानों के साथ 23 के 23 ब्लॉक में पहुंचने की कोशिश काफी सराहनीय पहल है मैम। साथ ही साथ मैम एक चीज, चूंकि आपसे डिस्कशन हो रहा, काफी अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा जिला बिहार की राजधानी, वहां आप पोस्टेड हैं, और तो जाहिर सी बात है मैम, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि मैम आपने ये इंडस्ट्री, आज के डेट में आप केवी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, एंड लास्ट कई सालों की सर्विस आपकी रही है, तो सबसे पहले मैम एक नवयुवकों के लिए, जो नए हमारे जनरेशन है, जो हम जैसे जनरेशन है, जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी कैरियर की शुरुआत एग्रीकल्चर में किस तरीके से हुई, और हम जैसे नवयुवकों के लिए क्या क्या प्रेरणा स्रोत हो सकती है, हम जैसे नवयुवकों के लिए इसके अंदर में क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, नवयुवकों के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उपाय है, जैसे कि वो अभी जैसे इसको मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये जो है पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पशुपालन तो लोग करते आ रहे हैं, लेकिन पशुपालन नहीं, उसके मूल्य वर्धित उत्पाद, जैसे हम लोगों ने इससे पहले, पटना से पहले मैं बांका जिले में थी, पोस्टेड थी, और वहाँ पे हम लोगों ने ये किया था, कई डेयरी और डेयरी की महिलाओं को हम लोग पिछले साल जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुरस्कार स्थापना दिवस है जो 16 जुलाई, उस स्थापना दिवस पे हमारे बांका जिले की महिला जो एक सविता देवी हैं, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला था, उससे उनको सम्मानित किया गया था। और वो डेयरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा अभी बिल्कुल यंग है और बहुत अच्छा कर रही हैं। एक और किसान वहाँ की हैं जिनको हम लोग डेयरी के साथ साथ अब उनको, चूंकि दूध कलेक्शन और उससे उनकी इनकम तो हो रही थी, और उनको देख करके उस गांव में, वो एक सिचुआ गांव था, उस गांव में बहुत लोगों ने डेयरी शुरू कर ली, करीब मतलब समझिए कि 70% लोगों ने डेयरी व्यवसाय शुरू कर लिया। अब जब सबने डेयरी व्यवसाय शुरू कर लिया तो हम उसके मूल्य वर्धित उत्पाद की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे आइसक्रीम बनवाना, पनीर बनवाना, उसकी मिठाइयाँ बनवाना, खोआ बनवाना, घी तैयार करवाना, और इस तरह का मूल्य वर्धित उत्पाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह जैसे हमारा पटना है, पटना में दलहन ज्यादा है, या जो उद्यानिकी फसलें हैं जैसे फल सब्जियां ज्यादा है, तो उनके अगर मूल्य संवर्धन की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर हमारे युवा इस क्षेत्र में बढ़ेंगे तो उनके एक्सपोर्ट की संभावना ज्यादा रहेगी और ज्यादा से ज्यादा यहाँ का जो
इनकम है वो बढ़ेगा, जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। और जैसे फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में जैसे फूल पुष्प उत्पादन की ओर भी ज्यादा जसरोज है या जरबेरा है, इसकी डिमांड बाहर भी है और हमारे यहाँ भी है। तो इस क्षेत्र में या जो कोल क्रॉप है जैसे ब्रोकली है, रेड कैबेज है, ये है चेरी टमाटर है, इन सब की खेती पर अगर किसान ज्यादा ध्यान देंगे, जो हमारे युवा पीढ़ी है वो ज्यादा ध्यान देगी, नई नई चीजों के इस पर ज्यादा गौर करेगी, तो उनके लिए ज्यादा कारगर होगा। जी मैम, मैम एक सवाल आपसे पूछा था, आपके व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत कृषि में कैसे हुई? और क्योंकि आप एक महिला हैं और आज के डेट में बिहार आधी आबादी जो कृषि पे निर्भर है, कहीं क्योंकि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है, बिहार की बात करें तो चकबंदी नहीं है, छोटे टुकड़े छोटे जोत हैं, तो आप एक कृषि वैज्ञानिक पद पे आसीन है, एक गरिमामयी पद है आपके पास, तो एक प्रेरणा की शुरुआत, ताकि आपकी एक स्टोरी हमारे साथ जुड़ सके, तो मैं जानना चाहूंगा आपके एजुकेशन और आप इस यहाँ तक का सफर, ताकि एक अच्छा मैसेज मैं बना सकूं, एक अच्छा मैसेज मैं बता सकूं हमारे वैसे किसान भाई, वैसे किसान बहनों के लिए जो कि इस कृषि के क्षेत्र में अपना जीवन एक आधुनिक तकनीकों के साथ, आधुनिक सोच के साथ विकसित कर सके। मैंने राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पहले कहलाती थी, जो अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मुझे ICAR फेलोशिप मिला और मैं आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अभी अंगराव के नाम से जाना जाता है, वहां से मैंने MSc की हैदराबाद से। और उसके बाद मैंने वनस्थली शुरुआत में मैं राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज ऑफ होम साइंस है, वहाँ एडहॉक काम कर रही थी करीब 5 सालों तक। उसके बाद मैं राजस्थान चली गई, जो वनस्थली विद्यापीठ का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र था और वहीं से मेरा कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य की शुरुआत हुई। और 95 से लेकर के 2012 के अप्रैल तक मैं वहाँ रही राजस्थान में। उसके बाद मैं वापस बिहार आ गई, क्योंकि मैं बिहार की हूँ, तो मैं वापस बिहार आ गई। पहले मैं अररिया जिले में, जो आप बताए थे कि आप अररिया, तो मैं अररिया आ गई 2012 में। 2012 से 2014 तक मैं अररिया में रही। उसके बाद मैं 2015 से लेकर के पिछले 2019 के जुलाई तक मैं बांका में रही और अभी मैं पटना जिले में आ गई हूँ। तो इस तरह से मेरा जो ये सर्विस की जर्नी है वो कृषि विज्ञान केंद्र का अनुभव मेरा हो गया करीब 95 से लेकर के अब तक मैं कृषि में और कृषि समुदाय से जुड़ी हुई हूँ। पूरा 25 साल आपने एक क्वार्टर पूरा किया, जो काबिले तारीफ है मैम, कि आपने किसानों के लिए काम किया, किसानों के बीच कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सेवा दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाखों किसानों को इस समय के द्वारा, इस सर्विस ड्यूरेशन के द्वारा आपने सर्विस दिया होगा, बहुत सारी चीजें नई इन्वेंशन करी होंगी, नई नई चीजें लोगों को बताई होंगी। मैम कोई ऐसी यादें, कुछ ऐसी याद है, कोई ऐसा प्रगतिशील किसान आपका जहाँ पे आपने कुछ अलग किया, कुछ नया किया और वो हमारे किसान भाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे वैसे परिवार जो कृषि कार्य के से जुड़ करके कुछ कर रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिल सके? कोई ऐसी यादें हैं मैम जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते? ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा नए जैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में मेरा शौक है। तो कोई चीज जैसे नॉर्मल में बनाई जाती हो, जैसे जैम ही है, जेली ही है, तो उसमें कुछ मिश्रित करके कैसे उसका अलग सा सेंसरी इवैल्यूएशन किया जाए, कैसे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट की जाए, इस ओर मैं हमेशा ये रहती हूँ कि लोगों को नए स्वाद मिले, नए उनके जो प्रोडक्ट है वो अगर मार्केट में उतारा जाए तो उससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है लोगों को, और नई चीज लोगों को भी मिल सकती है बाजार में। तो इस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर मेरा ज्यादा रुझान रहता है और जो किसान भाई हैं वो नया काम कुछ करें अलग सा, तो उसको मैं ज्यादा प्रोत्साहित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने संक्षिप्त शब्दों में आपने पूरी विषय ही बता डाली कि वैल्यू एडिशन यानी किसानों का
किसान, हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उस उत्पाद का फूड प्रोसेसिंग करें, उस उत्पाद का हाँ वैल्यू एडिशन करें, यानी उसकी कीमतों का थर्ड फोर्थ रूप, यानी गेहूं से आटा बना करके उसकी मार्केटिंग, जो एक पहला हाँ पार्ट आ जाता है। छोटा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, टमाटर के हम जैम बना कर लें, हम चेरी टमाटर हाँ की खेती करके फूड प्रोसेसिंग करें। यानी कि आज के डेट में कृषि की औद्योगिकीकरण, कृषि को एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मैम ने बताया छोटे शब्दों में, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी चीज है। हमारे किसान भाई, हमारे नवयुवक जो आज के डेट में एग्रीकल्चर के अंदर में इन हुए हैं, नो डाउट ये लॉकडाउन, ये बहुत बड़ी महामारी, जिसमें हमारे बिहार की बात करें, हम अगर पटना की बात करें, तो अप्रत्यक्ष रूप में 7 से 8 लाख वैसे श्रमिक जो दूसरे प्रदेशों में कार्यरत थे, आज के डेट में वापस अपने जनपद, अपने जिला को आए हैं। तो उनके लिए एक प्रेरणा का साधन है, एक उनके लिए एक रास्ता है, उनके लिए एक मार्ग है कि एग्रीकल्चर को चुने, एग्रीकल्चर के अंदर में थोड़ी सी मिट्टी की सेवा, अपनी मातृभूमि की सेवा करें, और साथ ही साथ अपने आप को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करें, ताकि आपको किसी दूसरे इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। मैम, इन्हीं चीजों शब्दों के साथ मैं कुछ और एक दो पॉइंट सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या खेती का अकाउंटेंसी होना जरूरी है? किसान भाई अगर कोई खेती करते हैं, कोई फसल करते हैं, तो कुछ क्या उसका लेखा जोखा रखना कितना कारगर है और कितना जरूरी है किसान भाई? लेखा जोखा करना हर चीज में लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये सूझबूझ नहीं रखेंगे, जब तक हम कृषि को व्यवसाय का दर्जा नहीं देंगे, तब तक तो हमारी जो पुरानी परंपरा चलती रहती थी, जो परंपरा की चलो बीज डाल दिया, जो भी उपज हो गई वो हमारी धरती की दी हुई चीज है, हमारी धरती माता की है, अगर ये ख्याल से रखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अकाउंटेंसी तो जरूरी है, कितना फर्टिलाइजर लगता है, कितना हमको उसके, जैसे मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में हम खेती कर रहे हैं, कोई फल की ही या सब्जी की ही या अनाज की ही या दलहन की, कोई भी खेती कर रहे हैं, तो किसमें कितनी आमदनी होती है, ये अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करके नहीं चलेंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, और वो बात नहीं आ पाएगी। फिर चूंकि एक प्रतिस्पर्धा होती है कि उन्होंने 5,000 कमाए तो मुझे भी 5,000 से नीचे नहीं, उससे आगे बढ़ना चाहिए। ये तुलनात्मक अगर हम रखेंगे और उसका लेखा जोखा रखेंगे कि पिछले साल हमने खेती में कितना खर्च किया था और कितनी आमदनी हुई थी, इस बार मुझे क्या करना है और कौन से उपाय अपनाने हैं कि उनकी लागत कम हो और आमदनी ज्यादा बढ़े। ठीक है, अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है जी। यानी कि खेती का खाता बही, खेती का हिसाब किताब अगर हम रखते हैं तो हमें पता होगा आम के आम गुठली के दाम। मैम ने जैसे कि बताया कि कीमत को कम करना, लागत कम करना, फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग कम करना, अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है वैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, सही समय का चुनाव करना और अपने खर्च का सही ब्यौरा रखना हमें एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर में, जो कि सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चूंकि जहां तक हमारी समझ है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्री रुक सकती है, सारी इंडस्ट्री दिवालिया हो सकती है, सारी इंडस्ट्री क्लोज हो सकती है, लेकिन कृषि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कभी नहीं रुक सकती। सो ओवरऑल मैम आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। तो साथ ही साथ मैम एक लास्ट मैसेज में चाहूंगा आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को, जो हमें सुनते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे मैम आप? हम अपने किसानों से, अपने फॉलोअर्स से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम करें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। या तो हम उस कृषि के एक व्यवसायीकरण करके कर रहे हों या खेती कर रहे हों, तो हम पूरी मेहनत से और जो वैज्ञानिक तरीके बताए जाते हैं उन पर विश्वास करके हम अगर उसको अपनाते हैं और चलते हैं तो शायद कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी मैसेज मैम का काफी अच्छा मैसेज। मैम एक लास्ट पॉइंट सिर्फ आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई हमारे पटना जनपद, पटना जिला के किसान भाई या किसान बहन आपसे संपर्क करना चाहती हैं या केवीके के योजनाओं, केवीके के काम करने की शैली के साथ जुड़ना चाहती हैं, उससे अपने आप को रिलेट करना चाहती हैं, तो उसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं और कैसे कनेक्टिविटी आपके साथ हो सकती है? हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो भी हम लोग मैगजीन निकालते हैं जो किसानों के लिए वितरित करते हैं इस तरह से, और
कभी भी किसान भाई हमें संपर्क कर सकते हैं, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और जिस नंबर पे आपने हमें कॉल किया था वो हमारा ऑफिशियल नंबर है और जी। इस पर हमेशा हम उपलब्ध रहते हैं। कभी भी महिलाएं हो, किसान हो, कोई भी फोन कर सकते हैं और जो मेरे पास जानकारी होगी मैं उनके साथ शेयर करने में बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का अगर किसी को थोड़ा भी फायदा हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़े, इससे खुशी की बात और क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने अन्नदाता समाचार को अपना कीमती समय दिया। अन्नदाता समाचार हर किसान की आवाज आपका शुक्रगुजार है, आपका आभारी है। साथ ही साथ साथ मैम एक मैसेज जो मैम के जरिए मिला उसे प्रसारित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, ताकि हम अपने वैसे विशेषज्ञ, हम वैसे कृषि साइंटिस्ट, वैसे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो किसान के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं, उनको किसान भाइयों के साथ सीधा जोड़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार।